कंपनी रूल से क्राउन के कंट्रोल तक, वॉर्स और एनेक्सेशन के थ्रू रेजिस्टेंस और फ्रीडम स्ट्रगल तक, यही है मॉडर्न इंडिया की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटिश कंपनी के उन स्ट्रेटेजिक मेथड को समझा जिसके जरिए उन्होंने भारतीय शासक को अपने अधीन किया। आज के लेक्चर में हम कंपनी के उन पहलुओं को देखेंगे जिसके तहत कंपनी ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए भारतीय समाज में बदलाव किए। आज हम कंपनी के द्वारा लाए गए एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे पीटी के कॉन्टेक्स्ट में। शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को नहीं अपनाया। कंपनी इस समय ओरिएंटलिज्म की विचारधारा से प्रभावित थी, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान, भारतीय संस्कृति को संस्कृत और फारसी यानी कि पर्शियन भाषाओं के अध्ययन से समझना और शासन में इसका प्रयोग करने की नीति को अपनाया गया। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता मदरसा और बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना इन्हीं प्रयासों का प्रमाण था। दौर था वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय सामाजिक संस्थाओं में सावधानी के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश धीरे धीरे शुरू हुई। यह प्रयास दिखा उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म में, इवेंजलिज्म और फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार की विचारधाराओं में। पर इन सभी बदलावों को भारतीय समाज में जायज ठहराने के लिए आवश्यकता थी एक ऐसे भारतीय समूह की जो इन सभी परिवर्तनों का समर्थन कर सके। इस एजेंडा को अचीव करने का सबसे पहला माध्यम बना भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ, जो भारतीयों में एक ऐसा वर्ग पैदा करेगा जो खून और रंग में भारतीय होंगे मगर अपनी रुचियों और विचारों में अंग्रेज होंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ चैरिटी स्कूल, दानार्थ स्कूलों के माध्यम से कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हुआ, पर इनमें कंपनी ने कभी कोई सीधे सीधे जिम्मेदारी नहीं लिया, कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था। भारत में वेस्टर्न या इंग्लिश एजुकेशन के वास्तविक आरंभ बिंदु के तौर पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को देखा जाता है। इस एक्ट ने मिशनरीज को न केवल भारत यात्रा की अनुमति दी बल्कि 1 लाख रुपए वार्षिक के आवंटन का प्रावधान किया। इस एक्ट के तहत एक जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी था कॉलोनियल एजुकेशन के रूपरेखा को तैयार करने के लिए। इनिशियल फेज में ओरिएंटलिज्म यानी कि प्राच्यवादी के दबाव में भारतीय साहित्य और विज्ञानों को बढ़ावा दिया गया। इसके तहत कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज, आगरा और दिल्ली में ओरिएंटल कॉलेज, टोल्स और मदरसों को संरक्षण दिया गया। पर धीरे धीरे भारतीयों का ध्यान देश के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दूर होता जा रहा था। क्रिश्चियन मिशनरीज और डेविड हेयर जैसे यूरोपियन इंडिविजुअल्स भारत के कई भागों में स्कूल खोल रहे थे जहां अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और कलकत्ता स्कूल सोसाइटी ने देसी भाषाओं में स्कूल खोलने को आरंभ किया। अंग्रेजी शिक्षा के तरफ हवा का रुख तब मुड़ा जब राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का विरोध प्रकट करते हुए एक ज्ञापन गवर्नर जनरल को भेजा और यह व्यक्त किया कि भारत का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी शिक्षा और वेस्टर्न साइंस से ही संभव होगा। इस विवाद का निर्णायक मोड़ तब आया जब विलियम बेंटिक 1828 में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और 1834 में उनके काउंसिल में थॉमस बेबिंगटन मैक्यूलो को नियुक्त किया जाता है। उन्हें तुरंत ही जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को उन्होंने अपना विख्यात यानी कि फेमस
माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन जारी किया, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ का एक खाका बन गया। उन्होंने भारतवासियों के लिए यूरोपीय साहित्य और विज्ञानों की शिक्षा का समर्थन किया, जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया जाएगा। इस तरह से भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था का सृजन हुआ। इस शिक्षा नीति का प्रमुख विशेषता थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसे अधोमुखी रिसाव भी कहा जाता है, जिसमें शिक्षा आम जनता के लिए नहीं बल्कि धनिक, विद्वानों और व्यवसायियों के लिए था। एक बार इन लोगों को प्रशिक्षित कर लिया जाए तो ये ही लोग अध्यापकों का काम करेंगे और फिर उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से नीचे की ओर फैलेगी और पश्चिमी ज्ञान का विस्तार होगा। पर जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी ने अपने आप को इंडिया में कंसोलिडेट किया, उन्हें लेबर क्लास, मजदूर वर्ग का जरूरत महसूस होने लगा। इसी सोच में आगे बढ़ते हुए जेम्स थॉमसन ने, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने देसी प्राथमिक स्कूल यानी कि वर्नाकुलर एलिमेंट्री स्कूल का प्रयोग किया और वह इसमें इतने सफल रहे कि बाद में डलहौजी ने इसको रिकमेंड किया बंगाल और बिहार के लिए। फिर 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच ने भी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और वर्नाकुलर एजुकेशन को फेवर किया। 1882 में विलियम हंटर की अगुवाई में इंडियन एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया ताकि पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया जा सके। इस कमीशन ने एम्फसाइज किया कि प्राइमरी एजुकेशन लोकल बॉडी के नियंत्रण में और वर्नाकुलर यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में होना चाहिए। इसके बाद रैलिक कमीशन, सैडलर कमीशन आए, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कोलोनियलिज्म के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजों के द्वारा लाए गए इस शिक्षा व्यवस्था में भारतीयों को वैज्ञानिक शिक्षा यानी कि साइंटिफिक एजुकेशन से दूर रखा गया था। इस कमी को पूरा करने के लिए कई भारतीयों द्वारा, जैसे राममोहन रॉय द्वारा, इस शिक्षा पर फोकस किया गया। इस दिशा में 1825 में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस, 1838 में सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, 1876 में सरकार के द्वारा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, 1861 में बनारस डिबेटिंग क्लब, 1864 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खान द्वारा और 1868 में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया ताकि देश में वैज्ञानिक शिक्षा, साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन का आरंभ होता है। हमने एक फेजेस में देखा कि इनिशियल फेज में कंपनी रिलक्टेंट थी, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे वर्नाकुलर एजुकेशन और इंडिया के इंडिजिनस एजुकेशन को ही प्रेफर किया गया। फिर एक समय के बाद यूटिलिटेरियन आइडियाज, इवेंजलिज्म के आइडियाज से प्रभावित होकर इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और धीरे धीरे करके इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की बहाली होती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगले वीडियो में हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। किसी भी डाउट होने पर आप सभी अपने प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।